तो सी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आवर टुडेज टॉपिक इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हम सीखेंगे आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इस क्लास में हम सीखेंगे आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और यहाँ पे हमें एनेंशियोमर्स का कंसेप्ट भी आएगा। We'll wait for 1 minute and then we will start the class. Tell me, is the screen visible to you people and I am audible to you people? Tell me, am I audible to you people? Very good. वेरी गुड। तो डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हम सीखेंगे आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। लेकिन पहले हम इस लेक्चर की मतलब ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसकी बेसिक्स जानेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या चीजें बेसिक्स है। जब तक ना बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बिकॉज बेसिक्स पे फिर क्वेश्चन आते हैं, फिर बेसिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो फर्स्ट बेसिक जो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देखो बेसिक्स ऑफ दिस कंसेप्ट। तो बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट की, इसमें क्या क्या बेसिक चीजें आने वाली है। तो फर्स्ट बेसिक थिंग दैट कम्स इन दिस कंसेप्ट, जो इस कंसेप्ट में आता है, फर्स्ट बेसिक चीज जो है दैट्स कायरल सेंटर। आप यहाँ पे देखो कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, तो पहले आप देखो व्हाट्स कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है, ये जो हमारा है दिस इज फर्स्ट बेसिक थिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो आप देखो कायरल सेंटर क्या होता है। कायरल सेंटर मतलब यहाँ पे हम कार्बन की ज्यादा बात करेंगे, या हम लिखेंगे कायरल कार्बन। इट कैन नॉट ओनली बी कार्बन, तो इट कैन बी एनी अदर एटम। तो वी कैन राइट कायरल एटम आल्सो। तो देखो मेरे पास यहाँ पे अगर मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास कोई कार्बन है, इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्रोमीन अटैच है, यहाँ से मेरा हाइड्रोजन अटैच है। दिस हाइड्रोजन इज, वायर इज दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन। और यहाँ से मेरा फॉर एग्जांपल OH ग्रुप अटैच है, दिस इज अबव द प्लेन। और यहाँ से मेरा फॉर एग्जांपल क्लोरीन अटैच। तो दीज आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच, दीज आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू दिस सेंटर। तो कोई भी सेंटर जो होगा, दिस इज द सेंटर, कोई भी सेंटर जो होगा अगर उसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, then that center is called a chiral center, then this center is called a chiral center। तो इस सेंटर को कायरल सेंटर कहते हैं। नाउ व्हाट इज कायरल सेंटर? कायरल सेंटर इज वन व्हिच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ओवर देयर। तो कोई भी सेंटर होगा, मतलब इन केस ऑफ दिस कंपाउंड हमारे पास कार्बन है तो इसको मैं कायरल कार्बन कहूंगा। अगर मेरे पास नाइट्रोजन होगा मैं उसको कहूंगा कायरल नाइट्रोजन। अगर मेरे पास फास्फोरस होगा आई विल से कायरल फास्फोरस। तो जनरली मैं कहूंगा कायरल सेंटर। नाउ व्हाट इज कायरल सेंटर? सेंटर व्हिच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। ये जो कायरल सेंटर होता है, ये जो बीच का एटम होता है, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दिस एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कायरल एटम जो यहाँ पे होगा ना, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ हाउ कैन यू चेक इट दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड? तो देखो यहाँ पे जितने सिग्मा बॉन्ड्स, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, प्लस लोन पेयर्स। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स इफ इट इज 3 देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स इज इक्वल टू 2 देन इट इज sp। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 4। तो व्हेन इट कम्स आउट टू बी 4 हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो यहाँ पे सर स्क्रीन इज स्क्रीन विजिबल टू ऑल पीपल? तो मुझे बता क्या स्क्रीन विजिबल है? नाजमा को स्क्रीन नहीं आ रही है। यस सर। तो नाजमा आपको वहीं से कोई प्रॉब्लम है? तो देखो यहाँ पे दिस इज नाउ कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर क्या होगा, जो भी मेरा कायरल सेंटर होगा, मतलब कायरल एटम जो होगा, सेंटर में जो एटम होगा कायरल एटम, कायरल एटम में 2 कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp3 कैसे चेक करेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। अगर आपके पास ये सम आता है, इफ इट कम्स आउट टू बी 4 देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। इफ द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर कम्स आउट टू बी 3 देन इट्स sp2।
If the sum of sigma bonds and lone pair comes out to be 2, then it's sp. Got it? और ये जो central atom है, it should be sp3 hybridized. This central atom should be sp3 hybridized. नंबर सेकंड कंडीशन, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए. क्लियर हुआ? 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुई ये बात, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए. ये बात क्लियर हुई. कायरल सेंटर किसको कहेंगे? पहला कंसेप्ट आज का यही है. कायरल सेंटर किसको कहेंगे? कायरल सेंटर उसको कहेंगे जिसमें जो सेंट्रल एटम होगा इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड जो उसके साथ ग्रुप्स अटैच होंगे दे शुड बी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड. दे शुड बी 4. तो मुझे बताइए ये वाली मैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाऊंगा. दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. तो यहाँ पे मेरे पास दिस इज द सेंटर. इस सेंटर को मैं कायरल कहूंगा. कब कायरल कहूंगा? जब इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन. नाउ दिस सेंटर विल बी कॉल्ड कायरल सेंटर. दिस सेंटर विल बी कॉल्ड कायरल सेंटर. इस कायरल सेंटर को हम एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर. स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसको कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर. Isn't it? इसको कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर. It's also called स्टीरियो सेंटर. It's also called स्टीरियो सेंटर. तो ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं. These are different names of this center. इसको कहते हैं हम, इस सेंटर को कहते हैं हम स्टीरियो सेंटर. इसको कहते हैं कायरल सेंटर. तो अभी हम इस पे बात करेंगे प्लान ऑफ सिमेट्री की और इन्वर्जन की. तो पहली बात ये थी कि कायरल सेंटर किसे कहते हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए एंड इट शुड बी sp3. क्या ये sp3 है? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स, देयरफॉर दिस इज sp3. तो यहाँ पे हमें बात क्लियर हो गई कि कायरल सेंटर किसे कहते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई विल टेक अदर एग्जांपल. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इट इज नॉट ऑलवेज कार्बन. तो कार्बन का केस ही नहीं है. अदर एटम्स कैन आल्सो शो कायरल, कैन आल्सो बिहेव एज कायरल सेंटर्स. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. आई विल टेक अदर एग्जांपल्स. हो गया इसका स्क्रीनशॉट? वेरी गुड. तो नेक्स्ट आई विल टेक अदर एग्जांपल्स. तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है. आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. तो पहले लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. मेरे पास नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे अटैच है, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे अटैच है फॉर एग्जांपल मेरा OH अटैच है, isn't it? और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल ब्रोमीन अटैच है. और यहाँ पे आपको पता है अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है देन देयर इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे मेरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है LP ऑफ इलेक्ट्रॉन. आप देखो यहाँ पे कितने डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है. पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन, क्या ये नाइट्रोजन sp3 है? तो देखो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स. तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 1 2 एंड 3. 3 सिग्मा बॉन्ड्स. लोन पेयर कितना? एक. तो टोटल कम्स आउट टू बी 4. देयरफॉर इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. So this atom is sp3 hybridized. This nitrogen is sp3 hybridized. Now see the groups. ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया, ये हमारे पास दूसरा ग्रुप हो गया, ये हमारे पास तीसरा ग्रुप हो गया. एंड लोन पेयर बिहेव्स एज वन मोर ग्रुप. तो लोन पेयर यहाँ पे एक और ग्रुप बिहेव करता है. दैट्स व्हाई देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स. ना आपको कंफ्यूजन होगा हाउ लोन पेयर विल बिहेव एज अ ग्रुप. तो जिस बच्चे को कंफ्यूजन है हाउ लोन पेयर विल बिहेव एज अ ग्रुप, तो देखो यहाँ पे मेरा लोन पेयर है. इट एक्ट्स एज अ बेस. If it acts as a base, it can attack any positively charged species. For example, Cl positive है, ये इस पे अटैक कर सकता है. अगर ये अटैक करेगा तो I can have 4 different groups. जब मुझे यहाँ पे 4 different groups होंगे तब मेरे पास लोन पेयर ना होके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा. Now it's sp3 hybridized and it has 4 different groups. This is why lone pair will act as a separate group. Got it? So this compound is also chiral. यहाँ पे भी chiral center present है. क्लियर हुआ? यहाँ पे भी कायरल सेंटर प्रेजेंट है. मतलब आपको देखना है ये जो सेंट्रल एटम है ये इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नंबर सेकंड आपको देखना है इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए. तो सिमिलरली आई कैन हैव फास्फोरस. अगर मेरे पास फास्फोरस है तो फास्फोरस के केस में आई हैव 3 डिफरेंट एटम्स और हियर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है और यहाँ पे लोन पेयर है. क्या ये कायरल सेंटर है? टेल मी वेदर दिस फास्फोरस इज कायरल सेंटर और नॉट. टेल मी वेदर दिस फास्फोरस इज कायरल सेंटर और नॉट. वेरी गुड. तो एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कायरल सेंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मतलब ये भी कायरल है बिकॉज इट हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स. 1 2 3 लोन पेयर बिहेव्स एज अ ग्रुप. 4 डिफरेंट ग्रुप्स. तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर.
तो +1 लोन पेयर, इट कम्स आउट टू बी 4. इफ सम कम्स आउट टू बी 4 देन इट्स sp3. GOC का पहले लेक्चर में मैंने ये वाली बात बताई थी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर. सिमिलरली आई कैन ऑक्सीजन. अगर मेरे पास ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरा OH ग्रुप फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे मेरा लोन पेयर है. ऑक्सीजन के केस में 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर्स, तो यहाँ पे लोन पेयर. क्या यहाँ पे ऑक्सीजन कायरल सेंटर बिहेव करेगा? तो देखो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 डिफरेंट ग्रुप. दिस इज वन ग्रुप, दिस इज सेकंड डिफरेंट ग्रुप. तो लोन पेयर्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट ग्रुप. दिस इज डिफरेंट ग्रुप, दिस इज डिफरेंट, बिकॉज ये लोन पेयर किसी को अटैक करेगा, ये किसी और चीज को अटैक करेगा. तो आप यहाँ से, अच्छा यहाँ से देख सकते हो आप. लेट मी क्लियर इट मोर. तो मैं इसको ज्यादा क्लियर करूंगा, मैं इसको H+ के साथ रिएक्ट करूंगा. तो व्हाट विल हैपन? दिस लोन पेयर विल अटैक दिस H+. तो बेसिकली यहाँ पे ये लोन पेयर एक्ट एज अ बेस, इट विल अटैक प्रोटॉन. तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. लेट मी से इट अटैक Cl+. तो यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका Cl आ गया और यहाँ पे आपका लोन पेयर आ गया. नाउ इट इज अ कायरल बिकॉज देयर आर नाउ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ओवर हियर. तो मैं कहूंगा ये वाला कंपाउंड भी कायरल है. दिस कंपाउंड इज आल्सो कायरल. तो सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन के बदले सल्फर लूंगा, बिकॉज सल्फर फॉलोज इन द ऑक्सीजन फैमिली, तो सल्फर के केस में मेरे पास यहाँ पे OH फॉर एग्जांपल, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे लोन पेयर. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होनी चाहिए, बिकॉज वेन एवर लोन पेयर अटैक्स पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्मेड. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर. क्या ये सल्फर कायरल सेंटर है? क्या ये सल्फर कायरल सेंटर है? मुझे बता, क्या ये सल्फर कायरल सेंटर है? टेल मी, क्या ये सल्फर कायरल सेंटर है? वेरी गुड, वेरी गुड. हाइब्रिडाइजेशन देखो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट्स 4. 3 sigma plus 1 lone pair, that's equal to 4. 4 means sp3. Now 4 different groups don't know. This is one group, this is second group. Oh shit, क्या कर रहे हो आप लोग? This is one group, this is second group. So see over here, this is one group, this is second group, this is third group. Lone pair behaves as a separate group, therefore this is also chiral center. तो ये बात आज आप दिमाग से निकालना है कि जब हम GOC में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जब हम कायरल सेंटर की बात करते हैं, तो ये बात अपने दिमाग से निकालना कि कायरल सेंटर सिर्फ कार्बन होता है जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं. तो मोस्टली बुक्स में यही डेफिनेशन लिखी हुई होती है. तो ये बात आज आप दिमाग से निकालना कि कायरल सेंटर सिर्फ कार्बन ही हो सकता है. दिस इज नॉट द केस. मोस्ट ऑफ द टीचर्स टॉट लाइक दिस. वो कहते हैं कायरल सेंटर इज दैट सेंटर इन विच कार्बन पोजेस 4 डिफरेंट ग्रुप्स. तो ये बात आज आप अपने दिमाग से, ये बात आज आप अपने दिमाग से निकाल. कोई भी सेंटर कायरल हो सकता है प्रोवाइडेड द कंडीशन द सेंटर शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयर शुड बी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड. बस ये बात आपको याद रखनी है. क्लियर? क्लियर हुई ये बात? तो अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स में किसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं. तो लेट अस सी इन अ मॉलिक्यूल हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट. तो देखते हैं, यहाँ पे मैं कोई मॉलिक्यूल बनाऊंगा. आई विल ड्रा दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे मेरा क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पे मेरा ब्रोमीन प्रेजेंट है. यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल OH प्रेजेंट है. तो आपको बताना है इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर्स है, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स. तो आपको बताना है इस मॉलिक्यूल में हाउ मेनी कायरल सेंटर्स, how many chiral centers. This is the first type of question that is asked in competitive exams. How many chiral centers does this molecule possess? इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर्स है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर्स है? तो पहली बात यही है कि इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर्स है, ये बात हमें यहाँ जाननी है. तो देखो यहाँ पे दिस इज कार्बन 1. क्या ये वाला कार्बन, दिस इज कार्बन 1, दिस इज वन मोर कार्बन, दिस इज वन मोर कार्बन, दिस इज वन मोर कार्बन, दिस इज वन मोर, दिस इज वन मोर. तो अगर इस कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. क्या ये कायरल सेंटर है? इट इज sp3 बट द ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट, देयरफॉर दिस इज नॉट कायरल. ये वाला कार्बन कायरल नहीं है. क्लियर? ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ये वाला कायरल नहीं है. इस कार्बन पे आ जाओ. तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच है, वन ग्रुप. ब्रोमीन अटैच है, सेकंड डिफरेंट ग्रुप. मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड डिफरेंट ग्रुप. एंड द फोर्थ ग्रुप इज दिस वन. ये बड़ा ग्रुप जो है ये अटैच है, मतलब CH2 अटैच है. तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है. इसको हम कायरल कार्बन कहेंगे. कायरल कार्बन इज डिनोटेड बाय स्टार. तो अब इस कार्बन पे आते हैं. क्या ये कार्बन कायरल है? देखो
एक ग्रुप, दो ग्रुप्स, बट यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज नॉट कायरल, दिस कैन नॉट बी कायरल। तो इस कार्बन पे आ जाओ, यहाँ पे एक ग्रुप आपका क्लोरीन, दूसरा ग्रुप आपका OH, तीसरा ग्रुप आपका इथल ग्रुप, और चौथा ग्रुप ये वाला ग्रुप है, मतलब दिस इज कायरल। तो यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, तो कार्बन 2 and carbon 4 they are chiral centers, 2 and 4 are chiral centers, clear हुआ? 2 and 4 are chiral centers, clear हुआ? clear हुआ? 2 and 4 are 2 and 4 are। तो मुझे बता इस मॉलिक्यूल में क्या कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में क्या कायरल सेंटर प्रेजेंट है? यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ पे मेरा Cl है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा डबल बॉन्ड O है। तो मुझे बता इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है? वेरी गुड, हाँ सबका आंसर करेक्ट है जिसने भी आंसर दिया। तो इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर कौन से कार्बन पे है? लेट मी राइट, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4, दिस इज कार्बन 5, दिस इज कार्बन 6। टेल मी ऑन विच कार्बन एटम कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। मुझे बताओ कौन से कार्बन पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, इस होल मॉलिक्यूल में कौन से कार्बन पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे, now this is a carbon, this is one group, this is second group, this is the third group, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, मतलब टाई है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, दिस बिकम्स द डिफरेंट ग्रुप, दिस बिकम्स डिफरेंट ग्रुप, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इट इज कायरल। तो ये वाला भी कायरल है। अब मुझे बता क्या ये कंपाउंड कायरल है? क्या यहाँ पे ये कायरल सेंटर है? क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है? क्या यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है? तो दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 6। मुझे बता क्या कार्बन 1 पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है? क्या कार्बन 1 पे कायरल सेंटर, क्या ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है या ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है? तो देखो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 1 2 3। तो इफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, मतलब कायरल सेंटर एब्सेंट है। तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp2, मतलब कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? नो सर, इट्स sp2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि किस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो ये वाले कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं बायोमोलिक्यूल्स में। आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे मेरा OH, यहाँ पे मेरा OH, यहाँ पे मेरा H, यहाँ पे मेरा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। मुझे लगता है ये ग्लूकोज है, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? तो मुझे बता इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है? इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं? वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे दिस इज वन कायरल सेंटर, यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 1 2 3, ये वाला बन गया चौथा ग्रुप। दिस इज सेकंड कायरल सेंटर, 1 2, ये वाला थर्ड ग्रुप है, ये वाला फोर्थ ग्रुप है। दिस इज थर्ड कायरल सेंटर, दिस इज फोर्थ कायरल सेंटर। यहाँ पे 4 कायरल सेंटर्स हैं, 4 कायरल सेंटर्स। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब क्लियर हुआ? मतलब आप ढूंढ सकते हो किसी भी कंपाउंड में कायरल सेंटर कितने प्रेजेंट है। यू कैन now you can find out the number of chiral centers in a molecule. I hope you can now find out the number of chiral centers in the molecule. Clear? Very good. तो जहां पे भी कायरल सेंटर होता है, जहां पे भी कायरल सेंटर होता है, वहां पे इन मॉलिक्यूल्स में हम R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। R&S नोमेनक्लेचर, R&S नोमेनक्लेचर। अभी मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा, मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी बताऊंगा। पहले आप देखो इस कंसेप्ट को, R&S nomenclature। तो व्हाट इज R&S nomenclature? R जो होता है इट्स अ लैटिन वर्ड, R मीन्स रेक्टस। आपको याद नहीं रखना है, बेसिकली आपको याद रखना है R मीन्स रेक्टस, रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज। एंड S जो होता है इसका मीनिंग है, इसकी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज दिस क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज? ये बात मैं अब आपको समझाऊंगा। तो देखो मेरे पास ये कंपाउंड है, आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, मेरे पास ये वाला कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में मेरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल OH ग्रुप है, यहाँ पे मेरा Br है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन है।
तो इस कंपाउंड को आपको नाम देना है वेदर इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन। आपको बताना है क्या ये कंपाउंड आर है या एस है। तो आप क्या करते हो, यू आर यूजिंग पीरियोडिक रूल्स। तो बेसिकली वी आर यूजिंग पीरियोडिक रूल्स। तो पीरियोडिक रूल्स हमने पहले ही डिस्कस किए हैं। तो पीरियोडिक रूल्स वी विल असाइन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, उसको पीरियोडिक 1 देंगे। यहाँ पे 4 ग्रुप्स को 4 पीरियोडिक्स देनी है। तो उसके बाद ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कायरल सेंटर एंड क्लोरीन इज अटैच्ड। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन में और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन का। तो नंबर 3 will be oxygen and this will be the lowest periodic group hydrogen. Hydrogen is the lowest periodic group. अब मुझे बता ये कौन सी प्रोजेक्शन फार्मूला है, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, एफपी फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में मैंने मॉलिक्यूल को ऐसे बनाया, ये मेरी वर्टिकल लाइन है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब क्या हुआ, ये जो कायरल सेंटर है इससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। इन ग्रुप्स को मैंने पीरियोडिक रूल्स दिए। तो अल्कीन्स में हम अलग अलग पीरियोडिक रूल्स देते हैं, यहाँ पे सब ग्रुप्स का 1 2 3 4 देना है। तो उसके बाद आपको रोटेट करना है, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है फ्रॉम पोजीशन 1, फ्रॉम पीरियोडिक 1 to 2 एंड देन फ्रॉम पीरियोडिक 2 to पीरियोडिक 3। यू हैव टू नेग्लेक्ट दिस पीरियोडिक 4। तो देखो यहाँ पे 1 से आप 2 जाओगे, 2 से आप 3 जाओगे। तो आप किस तरह मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यू आर मूविंग क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो। when you are moving clockwise rotation, so this isomer, so this compound is called R. It has R configuration. It has R configuration. क्लियर हुआ। मतलब हम मॉलिक्यूल को पीरियोडिक देते हैं, कायरल सेंटर से जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है उनको हम पीरियोडिक देते हैं। फिर हम रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल को फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 देन टू पोजीशन 3। इफ वी मूव क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं देन इट्स कॉल्ड आर। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं 1 2 3, इफ वी मूव एंटी क्लॉकवाइज देन इट्स कॉल्ड एस। तो एस कॉन्फ़िगरेशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, आर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वेरी गुड, क्लियर हुआ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, आप मुझे बता क्या ये आर है या एस है। ये मेरे पास कंपाउंड है जिसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो आपको बताना है क्या ये आर है या एस है। तो यहाँ पे मेरा ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे मेरा फ्लोरीन अटैच है। तो यू हैव टू टेल वेदर दिस इज आर आर एस। तो आप क्या करोगे, आप पीरियोडिक रूल्स दोगे। पीरियोडिक किस पे देंगे, एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द कायरल सेंटर। तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। तो इन सब में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, उसके बाद फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर। दिस इज द 4th पीरियोडिक ग्रुप। तो यू हैव टू मूव द मॉलिक्यूल फ्रॉम पोजीशन 1 टू पीरियोडिक 2 देन टू पीरियोडिक 3। मतलब आप क्लॉकवाइज जाते हो। क्लॉकवाइज मींस दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कंपाउंड की आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब आर और एस कहां से आते हैं, इस चीज को भी मैं भी एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आर कॉन्फ़िगरेशन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा वो बात आपको अभी बताऊंगा। तो देखो मेरे पास, मैं यहाँ पे 4-5 कंपाउंड्स लूंगा। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल OH, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। तो मेरे पास एक और कंपाउंड है, आई विल टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे मैं क्लोरीन लूंगा, यहाँ पे मैं ब्रोमीन लूंगा, यहाँ पे OH लूंगा, यहाँ पे H लूंगा। दिस इज कंपाउंड ए, दिस इज कंपाउंड बी। तो आप मुझे बताओ इन कंपाउंड्स में, ए वाले कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वेदर इट इज आर आर एस, वेदर इट इज आर आर एस। ये वाला कंपाउंड, तो पीरियोडिक दे दो यहाँ पे, पीरियोडिक। तो दिस इज पीरियोडिक 1, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर। उसके बाद कार्बन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, दिस इज पीरियोडिक 2, दिस इज पीरियोडिक 3। तो यहाँ पे आप मूव करो मॉलिक्यूल को, दिस इज पीरियोडिक 4। तो यहाँ पे आप मूव करो मॉलिक्यूल को 1 2 to 3, मतलब आप क्लॉकवाइज जाते हो। क्लॉकवाइज मतलब दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन, दिस कंपाउंड हैज आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, वेरी गुड, आर कॉन्फ़िगरेशन, दिस कंपाउंड है आर। अब इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, दिस इज 1। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में क्लोरीन का सबसे एटॉमिक नंबर ज्यादा है 2, दिस इज 3। नाउ मूव द मॉलिक्यूल, सॉरी दिस इज 3 एंड दिस इज 4। नाउ मूव द पीरियोडिक फ्रॉम 1 to 2 एंड 2 to 3। तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एक रूल लिखो आप।
तो लिखो आप यहाँ पे as long as this is very important, as long as lowest periodicity group, which is the lowest periodicity group in these cases, it is hydrogen, fourth periodicity group. The lowest periodicity group, as long as the lowest periodicity group is on vertical line, in Fisher projection formula, is on vertical line in Fisher projection formula, or below the plane in wedge dash formula, the geometry assigned is correct. जो आप geometry निकालते हो rotation से, that's correct. The geometry assigned is correct. तो जो आप geometry निकालते हो that's correct. मतलब आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया है, यहाँ पे क्लोरीन है, दिस इज अबव द प्लेन, तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका OH है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है. नाउ सी ओवर हियर, आप यहाँ पे पीरियडिटी दे दो, दिस इज पीरियडिटी 1, दिस इज पीरियडिटी 2, दिस इज पीरियडिटी 3 एंड दिस इज पीरियडिटी 4. तो पीरियडिटी 4 कहाँ पे है? इट इज बिलो द प्लेन. जो आप रोटेशन से कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे दैट विल बी करेक्ट. तो रोटेट करो मॉलिक्यूल को फ्रॉम 1 to 3, तो 1 to 2, 2 to 3, you can bypass position 4. So you are going clockwise, therefore this is R configuration. तो इसको हम कहेंगे R configuration, isn't it? इसको कहेंगे R configuration. But this is valid. कब तक ये valid है? जब तक आपका lowest periodicity group below the plane है, या ये vertical line पे है in Fisher projection formula. क्लियर? मतलब जो आपका लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप है, एक बार फिर लिखूंगा, लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप जो है दैट इज पीरियडिटी 4, ये होना चाहिए वर्टिकल लाइन पे इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, दिस इज अ वर्टिकल लाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये होना चाहिए बिलो द प्लेन. नाउ व्हाट विल हैपन, अगर ये वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो क्या करोगे? बेसिकली एग्जामिनर आपको वही पूछेगा ना जहां पे ट्विस्ट होगा. तो अगर ये वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो क्या करोगे? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बताऊंगा तो क्या करेंगे. तो बेसिकली अगर आप बुक से पढ़ोगे, इफ इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वहां पे 8-10 पेजेस होंगे. तो आपको बोलेगा रोटेट करो मॉलिक्यूल को, फिर और रोटेशन करो, 180 डिग्री रोटेशन करो, 90 डिग्री. वो सब बोरिंग थिंग्स मैं यहाँ पे आपको कैंसिल करके जस्ट एक गोल्डन रूल बताऊंगा. एक गोल्डन रूल बताऊंगा, आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो जाएगा. ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया. मतलब जब तक आपका लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, जब तक ये बिलो द प्लेन है, तब तक आप जो भी जियोमेट्री निकालोगे बाय रोटेशन दैट्स करेक्ट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक जो भी निकालोगे दैट्स करेक्ट. वेरी गुड. नाउ सी व्हाट विल हैपन इफ इट इज नॉट ऑन दिस लाइन. अगर ये इस लाइन पे नहीं होगा तो यहाँ पे आप लिखो गोल्डन रूल. आप लिखो यहाँ पे गोल्डन रूल. इट्स नॉट मेंशन्ड इन द बुक दैट इट्स गोल्डन रूल, तो ऐसे ही लिखो आप इसको गोल्डन रूल, बिकॉज इट इज गोल्ड फॉर वी पीपल. तो ये हमें बहुत सारे कंसेप्ट, मतलब बहुत सारे पेजेस पढ़ाने से बचाता है. लिखो इफ लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप, if lowest periodicity group is on horizontal line, in Fisher projection formula, अगर ये किस लाइन पे होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और अबव द प्लेन मतलब आपको पता है अबव द प्लेन वाला ग्रुप हम ऐसे शो करते हैं या ऐसे शो करते हैं, और अबव द प्लेन इन वेज डैश फार्मूला. तो आप जियोमेट्री निकालो, आप रोटेट करो मॉलिक्यूल को, बट जो आपको जियोमेट्री निकलेगी उसको इन्वर्ट करो. इन्वर्ट मतलब अगर आपकी जियोमेट्री आर निकली तो आर गलत है, आपका राइट आंसर एस है, बस सिंपल. देन इन्वर्ट देन द जियोमेट्री, देन द कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन द कॉन्फ़िगरेशन assigned is incorrect, and
we have to invert it to get correct answer, to get correct correct configuration, to get correct configuration. what I mean by this, तो इसको एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ पे मेरा Br है, यहाँ पे मेरा क्लोरीन है. नाउ पीरियडिटी दे दो पीरियडिटी. दिस इज पीरियडिटी 1, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन का थर्ड, उसके बाद हाइड्रोजन का फोर्थ. विच इज द लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप? इट इज हाइड्रोजन. कौन सी लाइन पे है? तो हम लिखेंगे लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप. हम लिखेंगे यहाँ पे लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप जो यहाँ पे है, लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन. तो किस लाइन पे ये है? हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन पे. ये किस लाइन पे होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा वर्टिकल लाइन पे. तो हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे करते थे. 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे. तो मैं किस तरह रोटेट करता हूं? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मीन्स इट इज आर. तो जो आर निकला इट इज इनकरेक्ट. दिस इज इनकरेक्ट आंसर. तो बेसिकली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो आप जल्दी से करते हो, इट्स इनकरेक्ट, बट इट्स इनकरेक्ट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको आर को इन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये एस होगा. इसका करेक्ट आंसर होगा एस. बस सिंपल एज इट. बस ये बात याद रखनी है. अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो अगर आपका आर निकला एस आंसर है, एस निकला आर आंसर है. क्लियर? क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. क्लियर हुआ? वेरी गुड. क्लियर हुआ? तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल. बहुत सारे पेजेस हमने मतलब छुपा के रखे, उनको नहीं पढ़ाया. वेरी गुड. तो नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कार्बन है. इस कार्बन में मेरे पास यहाँ पे अटैच है हाइड्रोजन, और यहाँ पे अटैच है क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे पहले आप पीरियडिटी दे दोगे. ब्रोमीन को 1, क्लोरीन को 2, मिथाइल ग्रुप को 3 एंड हाइड्रोजन को 4. हाँ, याद रखना यहाँ पे हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है. तो जो आप जियोमेट्री निकालोगे दैट विल बी इनकरेक्ट. तो निकालो जियोमेट्री 1 से 2, 2 से 3, मतलब आप आर जाते हो क्लॉकवाइज. दिस इज आर. तो आर जो है दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज हाइड्रोजन लोवेस्ट पीरियडिटी ग्रुप इज अबोव द प्लेन. देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर एस होगा. क्लियर? किसको ये बातें क्लियर हो गई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मतलब ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, आरएस कॉन्फ़िगरेशन. तो बेसिकली क्या होता है, जब हम 12th में जाते हैं, 12th में हमारा पहला यूनिट है हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स. तो हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स जहां भी आप पढ़ोगे, अगर आप मेरे से ना पढ़ के किसी और से पढ़ोगे ना, तो जहां भी आप पढ़ोगे वहां पे आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट. तब जाके आपको ये यूनिट ठीक समझ में आएगा. अगर आपने पहले से ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाया 11th में, तो बेसिकली आप फंस जाते हो. आपको फिर हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स यूनिट नहीं आता है, तो फिर आपको ये वाला यूनिट नहीं आता है. दैट्स व्हाट हैपेंड टू द 12th क्लास. जो मेरे से पढ़ रहे थे लास्ट ईयर, जहां पे उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा था. तो जब भी मैंने स्टार्ट किया मतलब कार्बोकेटायन्स की इन्वर्जन, तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर ऑर्गेनिक वहीं पे छोड़ दी. तो दैट्स व्हाई बेसिक्स शुड बी स्ट्रांग. तो ये क्लियर होना चाहिए आप. क्लियर? क्लियर हुआ? नाउ लेट मी टेक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है. तो मुझे बताओ व्हाट इज द जियोमेट्री अराउंड दिस कार्बन एटम. इस कार्बन पे कौन सी जियो मतलब व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑन दिस कार्बन एटम. तो इस कार्बन पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? दिस अ कायरल सेंटर. इस कायरल सेंटर पे आपको बताना है वेदर इट इज एस और आर, वेदर आर और एस. तो आपको बताना है आर है या एस है. तो मुझे जल्दी से फट के बताओ क्या है ये. डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं वेदर आर और एस. डायरेक्टली ये आपके मतलब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये बहुत सारी जगहों पे थोड़ा थोड़ा दिया है, इसलिए क्वेश्चंस आते हैं, लड़के फंस जाते हैं. तो चलो चेक करते हैं. तो देखो यहाँ पे दिस इज अ कायरल सेंटर, दिस इज मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप अटैच है. isn't it? नाउ अब देखो दिस इज 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप. ये वाला थर्ड ग्रुप है एंड दिस इज फोर्थ, मतलब 1 3 2 3 फोर्थ. अब पीरियडिटी दे दो. क्लोरीन की पीरियडिटी सबसे ज्यादा है. यहाँ पे कार्बन अटैच है, यहाँ पे कार्बन अटैच है, मतलब देयर इज अ टाई. अगर टाई है तो नेक्स्ट एटम पे जाओ, नेक्स्ट एटम कार्बन, मतलब दिस विल बी सेकंड पीरियडिटी.
यहाँ पे दिस विल बी थर्ड पीरियोडिक एंड हाइड्रोजन विल बी फोर्थ पीरियोडिक। नाउ रोटेट द मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 2 to 3। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से वापस, मतलब आप कहाँ जाते हो, आप क्लॉक वाइज जाते हो। क्लॉक वाइज मीन्स आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये आर कॉन्फ़िगरेशन राइट है? इट इज रॉन्ग। नाउ व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप अबव द प्लेन है, देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट्स एस। तो इस कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर? हाँ, एस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्लियर हुई ये बात? आप लोग फिर से ज्वाइन करना, मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका बताऊंगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तब तक मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल Cl अटैच है और यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे इस कार्बन की आपको कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो कल मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को खत्म करूंगा, उसके बाद 2-4 दिन आप प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज आई विल बी आउट ऑफ सिटी। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर्स दिए। लेट मी चेक। तो क्लोरीन अटैच है, यहाँ से कार्बन अटैच है, यहाँ से भी कार्बन अटैच है, तो क्लोरीन की पहली प्रेफरेंस। अब रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, देयरफॉर इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज एस कॉन्फ़िगरेशन। एस कॉन्फ़िगरेशन इज द करेक्ट वन ओवर हियर। आर नहीं आएगा, अरे आर नहीं आएगा यार। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बिकॉज हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन। हाँ, एस आएगा, एस आएगा बिकॉज हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन। तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा। तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा। आई हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे मेरा क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन अटैच है। ना टेल मी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस कार्बन। इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ, वेदर इट इज आर आर एस। इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ, वेदर दिस इज आर एंड एस। इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पीरियोडिक विल बी फॉर क्लोरीन, दिस इज पीरियोडिक 1। तो उसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, मतलब देयर इज अ टाई। उसके बाद कार्बन अटैच है, आपका डबली बॉन्ड O अटैच है, मतलब दिस विल बी सेकंड पीरियोडिक, दिस विल बी थर्ड पीरियोडिक, दिस विल बी फोर्थ। तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप इज बिलो द प्लेन। नाउ रोटेट द मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 to 2 to 3, 3 to 1 back, means we are rotating anti-clockwise। एंटी-क्लॉकवाइज बोले तो मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज आल्सो एस कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब इट इज एस कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड, मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। आर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाउ कैन वी असाइन आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगाओ, यहाँ पे आप हेडिंग लगाओ, ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है, हाउ डज दिस आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कम। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे पहले, फिर मैं आपको बोलूंगा क्या करना। तो मेरे पास कोई लाइट का सोर्स है, दिस इज अ लाइट सोर्स, this is a light source. By light source I mean that light comes from this particular source. For example, this is sun, or this is a lamp, or this is sodium lamp, or anything, कोई भी सब सोर्स है जहां से मेरी लाइट आती है। तो ये लाइट जब आती है, दिस, ये लाइट, आप मुझे बताएं ये लाइट किस डायरेक्शन में चलती है, इन विच डायरेक्शन डज दिस लाइट ट्रेवल। तो लाइट किस डायरेक्शन में चलती है, क्या लाइट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, या लाइट ट्रेवल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। बस इतना ही, इसका एक्सपेरिमेंट बताएंगे उसके बाद इतना ही, सो दैट कल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, तो हम बेसिकली इस लाइट को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पास करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं पोलराइजर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं पोलराइजर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास निकोल्स प्रिज्म है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, निकोल्स प्रिज्म इज अ पोलराइजर। तो पोलराइजर क्या होता है, पोलराइजर इज अ मतलब इट्स एन इंस्ट्रूमेंट which plan polarizes light। जो इसमें से जब ये लाइट पास होती है, this light becomes plan polarizer। what do you mean by plan polarizer light? means मतलब जो ये लाइट है, now it travels only in one particular direction। तो because this, ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है,
इससे जब ये कोई भी सोर्स की लाइट पास होती है, इट बिकम्स प्लेन पोलराइज्ड। मतलब ये जो अब हमारे पास लाइट है, इट ट्रेवल्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ दिस लाइट ट्रेवल्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप याद रखना कि अगर हमें किसी भी लाइट सोर्स को प्लेन पोलराइज्ड बनाना है, तो हमें उसको पोलराइजर के थ्रू पास करना है। पोलराइजर का काम क्या होता है? पोलराइजर का काम होता है लाइट को प्लेन पोलराइज करना, सो दैट इट ट्रेवल्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट, दैट्स पोलरीमीटर ट्यूब। यहाँ पे हम एक ट्यूब लेते हैं, दिस इज कॉल्ड पोलरीमीटर ट्यूब। इस पोलरीमीटर ट्यूब की कुछ लेंथ होती है, लेट द लेंथ ऑफ द पोलरीमीटर ट्यूब इज एल। एल इज द लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। इसको कहते हैं पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब, इस पोलरीमीटर ट्यूब में हम सैंपल लेते हैं। व्हाट इज सैंपल? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे हम लेते हैं। हम चेक करते हैं वेदर इट इज कायरल और नॉट, वेदर इट इज कायरल और नॉट। कोई भी पोलरीमीटर ट्यूब में कोई भी सैंपल लेते हैं, सैंपल बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें लेते हैं, हमें चेक करना है क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या ये रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, क्या ये इस लाइट को रोटेट करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हमने इस लाइट को मतलब इस लाइट को पास किया थ्रू दिस पोलरीमीटर ट्यूब, तो इस पोलरीमीटर ट्यूब में सैंपल है, इस सैंपल की कंसेंट्रेशन कुछ होगी, दैट इज ग्राम्स पर एमएल। दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सैंपल इन ग्राम्स पर एमएल। तो यहाँ पे हम इसको वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई घड़ी लगी है, यह हमें बताता है कितना रोटेट हुआ और कितना रोटेट नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे हमारे पास आई पीस है, यहाँ से हम देखते हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल रोटेट होता है, अगर ये मॉलिक्यूल रोटेट होता है, अगर ये सैंपल रोटेट होता है, देन इट्स ऑप्टिकली एक्टिव, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। if it molecule does not rotate, if it does not rotate, if it does not rotate, then it is optically inactive, then it is optically inactive. now अब ये मॉलिक्यूल कैसे रोटेट कर सकता है? इट कैन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर ये इस तरफ रोटेट करेगा और ये इस तरफ रोटेट करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, देन वी कॉल्ड इट एज आर कॉन्फिगरेशन। अगर ये इस तरफ रोटेट करेगा, देन विल कॉल्ड इट एस कॉन्फिगरेशन, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एस कॉन्फिगरेशन। क्लियर हुआ? मतलब ये कैसे पता चलेगा ये मॉलिक्यूल रोटेट करता है? लाइट जो है, लाइट सोर्स, हम यहाँ से लाइट सोर्स की रिफ्लेक्शन देखते हैं, हम देखते हैं लाइट सोर्स किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। क्लियर हुआ? इस फिनोमेनन को कहते हैं पोलरीमेट्री। पोलरीमेट्री, तो पोलरीमेट्री से हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, यू कैन लीव, अब खत्म हुआ आज का क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कायरलिटी, कंडीशंस फॉर कायरलिटी। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें देखेंगे कंडीशंस ऑफ कायरलिटी। तो इसमें देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द नेसेसरी कंडीशन, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, दे शुड बी एब्सेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री दे शुड बी एब्सेंट।